हाँ तो बच्चे जितना भी हम बता दिए थे उसको उस वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार लिख लेंगे और फिर आगे हम लोग देखेंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तरीके को ज़रूर सीखिएगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ आगे आपको काम आएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि ये आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाएगा और ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट को भरेगा। और ये कॉन्फिडेंट जब आपका एक बार भर जाता है बोरे, तो उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री समझने में या फिर ये कहो कि सवाल बनाते वक्त ये चीज़ हमको बहुत काम आता है। आइए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलें, या फिर ये कहो कि हम लोग अब 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालने का प्रयास करें। जब थीटा हमारा कितना कितना डिग्री हो, 30 डिग्री और 60 डिग्री। आइए इस दोनों एंगल के लिए हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका एक टेक्निक पकड़ते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को निकालने के लिए हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समझिएगा, हमने आपको बोला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आप लोग जानते होंगे कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अच्छे से समझते हैं होंगे आप लोग कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। अगर उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं बोरे, तो जरा सोच के देखो कि इनकी सभी भुजाएं बराबर, तो हम मान के चलते हैं कि इसकी ये भुजा 2a है तो ये भी 2a होगी और ये भी कितनी होगी? 2a। अगर ये तीनों ही भुजा 2a है बोरे, तो ये समबाहु बन गया। यानी कि इस ट्रायंगल का नाम हम लोग कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज में खास बात यह है कि इसमें प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है। एक तीसरी चीज जो इसके अंतर्गत होती है कि अगर किसी एक कोण का समद्विभाजक रेखा खींचते हैं ना, ये वो रेखा है जो इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करने का क्या मतलब हुआ कि इधर आपका 30 डिग्री और इधर भी कितना? 30 डिग्री। मतलब ये वो रेखा है जो इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है। तो समबाहु त्रिभुज की जो समद्विभाजक रेखा होती है वो हमेशा लंब होती है। बोले लंब होती है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। तो देखो हमें क्या चाहिए था, हमें एक समकोण बनाना था और एक ऐसा समकोण जिसमें कि एक 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण मिले। तो जरा देखो कि अगर हम समबाहु त्रिभुज लेते हैं और बीच से एक कोण समद्विभाजक खींच देते हैं तो ये लंब रेखा बनती है। तो यहाँ से ए, बी और डी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। उस समकोण त्रिभुज में ये हमारा 60 डिग्री है बोरे, ये हमारा 60 डिग्री और ये हमारा 30 डिग्री। तो हमें जो चाहिए था वो तो हमें मिल गया। अच्छा, जब कभी भी हम इसको खींचे कोण समद्विभाजक को खींचे तो क्या क्या मिला? एक समकोण मिला। और ये जो देख पा रहे थे कि बी से सी तक की लंबाई पहले 2a थी, अब ये कितना बन जाएगी? अब ये a बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आधा कर देता है, तो आधा करेगा तो ये भी a हो जाएगा और यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अब गौर से देखो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का ये वाला पार्ट हम मिटा देते हैं। अगर इस वाले पार्ट्स को अगर हम मिटा दें, इरेज कर दें बोरे, तो उस स्थिति में यही समबाहु त्रिभुज का आधा टुकड़ा अपने आप में एक समकोण त्रिभुज रह जाएगा। देखो गौर से, ये क्या रह जाएगा? समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज की अगर ये भुजा a है तो ये कितनी है? 2a है। तो मुझे दो भुजा के बारे में पता है, BD के बारे में पता है कि BD a है और फिर AB के बारे में पता है कि AB कितना है? 2a है। लेकिन ये नहीं पता है कि ये कितना है, AD कितना। तो उसके लिए हम लोग बोरे पिछले लेक्चर में देखे थे, यानी कि बेसिक वाला में, कि एक पाइथागोरस थ्योरम था जो हमें इन तीन भुजा के बीच में रिलेशन बता रहा था, पाइथागोरस प्रमेय। हालांकि आगे हम लोग इसको प्रूव करेंगे ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो, ठीक ना। फिलहाल अभी सिर्फ इसका जो रिजल्ट है उससे काम चलाएंगे हम लोग। रिजल्ट क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर करोगे तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो लंब यानी कि AB का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि BD का स्क्वायर बराबर कर्ण यानी कि AB का स्क्वायर। AB का मान मुझे नहीं पता तो हम ऐसे ही लिख देंगे। BD का मान मुझे पता है, A है तो ये A का स्क्वायर हो जाएगा। AB का मान भी पता है मुझे, 2A है तो ये 2A का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, ये AB का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर और ये 2A का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना?
4a का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर। लगाते हैं बुद्धि, स्क्वायर अगर हटेगा तो ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर। अब अगर इसको देखो तो स्क्वायर अगर हटेगा बुआरे, तो कभी भी स्क्वायर हटता है तो रूट लगती है, तो ये 3a स्क्वायर हो जाएगा। बाहर कितना आएगा, एक तो a बाहर आ जाएगा और फिर √3 अंदर रह जाएगा। ये किसका मान निकल के आया बोरे, गौर से देखो, ये ab का मान निकल के आया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3 इंटू ए। क्या लिख सकते हैं बोरे, √3 इंटू ए लिख सकते हैं। ये AD का मान हो जाएगा, मतलब जिस दिन ये BD का मान A होगा और इसका मान 2A होगा उस दिन ये इतना हो जाएगा। और ये हम लोग समझ रहे हैं कि ये A है तो ये 2A कैसे बना है, ठीक ना। ये 2A कैसे बना है उसका एकदम से मैकेनिज्म हम लोग अच्छे से समझें। अच्छा, अब जरा सोचो कि हमने निकालना है क्या, हमें निकालना है 60 डिग्री के लिए और फिर 30 डिग्री के लिए मान। पहले 30 ही देख लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जब 30 डिग्री होगा, जब थीटा 30 डिग्री होगा उस समय क्या क्या होगा। 30 डिग्री तो यहाँ पे है और हम पहले लेक्चर में आपको बता रखे हैं कि जहाँ पे कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो जिस दिन हम 30 की बातें करेंगे उस दिन लंब कितना हो जाएगा, a, आधार कितना हो जाएगा √3a और कर्ण कितना हो जाएगा 2a। क्यों, क्योंकि कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है। तो यहाँ 90 है तो इसके सामने की ये भुजा है, तो इसके लिए कर्ण हमारा 2a हो जाएगा। तो जरा सोचो, हम AB को क्या कह दें, AB को कर्ण कह दें और कर्ण का मान कितना 2a हो जाएगा। BD को आधार कह दें, BD को क्या कहते हैं, आधार कह दें और आधार का मान कितना a है, तो हम यहाँ पे a ले लेंगे। अब जरा सोचो AB को क्या कह दें, AB को लंब कह दें यानी कि P कह दें और इनका मान √3a हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि ये चीज़ तब है जब थीटा हम 30 डिग्री ले रहे हैं। जब थीटा हम कितना ले रहे हैं 30 डिग्री। तो अब आपको सारा का सारा फॉर्मूला तो पहले से पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। लेकिन थीटा हमें कितना लेना होगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम 30 डिग्री का मान निकालना चाह रहे हैं। तो साइन थीटा 30, कॉस 30, फिर टेन 30, फिर कॉसेक 30, सेक 30 और अंत में कॉट 30। बुद्धि लगाना है बुआरे। साइन थीटा इज इक्वल टू हम बोले थे लंब बट्टे कर्ण होता है, यानी कि P बट्टे H होता है। अब यहां से मान देखो बोरे, P का मान कितना है, P का मान है √3a और H का मान कितना है 2। देख लो। अच्छा, आपको लग रहा है कि हम कहीं पे मिस कर रहे हैं? बिल्कुल मिस कर रहे हैं, क्योंकि 30 के लिए लंब तो ये था और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि लंब ये है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना। अभी हम बहुत बड़ा गलती कर दिए, यहाँ पे ये लंब होगा और ये हमारा आधार होगा। बोले क्यों, क्यों होगा, एक बार फिर से समझो कन्फ्यूजन को। 30 डिग्री के सामने है ना, तो 30 डिग्री के सामने वाला लंब होगा, तो BD को लंब बोला जाएगा और ये अपने आप में क्या बन जाएगा, आधार। और लंब अगर उसको कहेंगे तो ये हो जाएगा लंब A और आधार हो जाएगा 2a। तो A से A को काटोगे तो साइन 30 का मान कितना निकलेगा 1/2। ठीक है। फिर देखो कॉस 30 बराबर होता है B/H, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना बुआ रे, आधार होगा √3a और कर्ण कितना बुआ रे, कर्ण है 2a। तो A से A कटा तो कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2 और टेन 30 बराबर P/B होता बोरे। तो P का मान कितना A और B का मान कितना √3। ऊपर से देखते जाइए यहाँ से और यहाँ पे रखते जाइए। तो A से A कट गया तो यहाँ 1/√3। और हम कह रहे हैं ना, इनका अगर आप प्रैक्टिस अपने से नहीं करोगे तो ये कोई काम का नहीं रहेगा। एक आध बार अपने से करने का प्रयास करो, खुद से कर लोगे। सिर्फ एक बार ही तो आप खुद से कर लेना। अगर वो आप ढंग से कर लेते हो तो फिर सोचो कि वो आपके लिए सदा के लिए हो जाएगा। कॉसेक 30 इज इक्वल टू कितना, तो कॉसेक बराबर होता है H/P, यानी कि कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना देख रहे हैं हम लोग 2a और लंब a है, तो a से a कट गया तो आंसर कितना आया
2/1। कॉसेक 30 इज इक्वल टू एच अपॉन बी, एच बराबर 2a और b बराबर √3a। तो a से a का सत्यानाश कर लेते हैं हम लोग, तो 2/√3 हो गया। कॉट 30 का वैल्यू कितना, कॉट 30 का वैल्यू होगा b/p। तो b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू होगा √3a अपॉन में p का वैल्यू कितना बोल रहे a। इस a से इस a का सत्यानाश हो सकता है, ऐसे में √3a/1 हो जाएगा। तो कुल मिला के देखो कि हमको वैल्यू मिल गया साइन 30 का, किसका, साइन 30 का। याद रहना चाहिए साइन 30 का वैल्यू, ठीक है, साइन 30 का वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं साइन 60 के लिए, यानी कि जब थीटा हमारा 60 डिग्री हो, जब थीटा 60 डिग्री होगा तो उसके लिए जरा गौर से देखो, कर्ण तो यही रहेगा बोरे, कर्ण तो कोई नहीं बदल सकता। तो ए बी इज इक्वल टू कितना, एच और इज इक्वल टू 2a। सिर्फ बदलेगा कौन, लंब और आधार, ए डी। लगा बुद्धि। अगर हम बुद्धि लगाते हैं तो ये अपने लिए बी डी है, तो बी डी जरा गौर से देखो, तो बी डी किसके सामने का कोण है, ये तो 30 के सामने का कोण है, लेकिन लंब के लिए हमें जो कोण चाहिए उसके सामने जाना होगा। तो 60 डिग्री के ठीक सामने जाएंगे तो लंब हमें मिलेगा √3a, यानी कि ए डी, ये अपने लिए लंब हो जाएगा, और ये अपने लिए क्या हो जाएगा तब, आधार, यानी कि ए। अब आप यहां पे भी सबके लिए मान निकाल सकते हो, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। देखें साइन 60 का मतलब क्या होता है, साइन 60 का मतलब होता है p/h, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। अब देखो p का मान मतलब कितना, √3a, h का मतलब कितना 2a, a से a कटा, आंसर कितना आया बोरे, √3/2। cos 60 बराबर होता है b/h, b का मतलब a और h का मतलब 2a, तो a से a कटा तो ये आ गया 1/2, और टेन 60 बराबर p/b, यानी कि √3a/a। ऊपर से देखते जाइए और लिखते जाइए, आपको मिलते जाएगा आंसर। फिर कॉसेक बराबर h/p होता है, तो h हो गया अपना 2a और p हो गया √3a, तो a से a कटेगा तो 2/√3, ये मान हो गया कॉसेक 60 का। अब सेक 60 का वैल्यू निकालने के लिए आपको h/b करना होगा, h कितना 2a, b कितना a, तो a से a कटा तो आंसर आएगा 2/1। कॉट 60 यानी कि b/p, आधार बट्टे लंब, और आधार कितना दे रखा है इसमें, आधार है a, यानी कि a/p, p यानी कि √3a, तो a से a कट गया तो ये अपने लिए आंसर आया 1/√3। क्या क्या समझ में आया बारे, हम अब तक 4 एंगल के बारे में समझ चुके हैं, और हमें 5 एंगल के बारे में समझना होता है। 0 डिग्री के लिए निकालना होता है, फिर 30 डिग्री के लिए निकालना होता है, फिर 45 डिग्री के लिए निकालना होता है, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। उनमें से 4 सीख चुके हैं। 0 डिग्री पे कितना होगा, 90 डिग्री पे कितना होगा, 60 डिग्री पे कितना होगा, 30 डिग्री पे कितना होगा। अब एक एंगल रह गया है मात्र, जिसको हम लोग कहते हैं 45 डिग्री। तो साइन 45 पे कितना होगा उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, और पहले वीडियोज को पॉज कर लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए, और फिर आगे देखिए 45 के लिए कैसे निकालते हम लोग।
बच्चे त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी है जो ये कहता है कि बराबर भुजा के सामने का कोण हमेशा बराबर होता है। त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है जो हमेशा कहता है कि बराबर भुजा के सामने का कोण हमेशा बराबर होता है। और हमें ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसी दोनों कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम 45 डिग्री का ट्रायंगल एक कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, और उसको बना करके कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 45 का वैल्यू कितना होगा, टेन 45 का वैल्यू कितना होगा। आइए इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिए, जब थीटा 45 डिग्री हो, लेकिन थीटा 45 को होगा कैसे वो समझते हैं। देख, एक हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। लेकिन हम करेंगे क्या कि इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की वैल्यू बराबर करेंगे। इसको, ये अगर ए है तो ये भी ए होना चाहिए, हम अपने मन से मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी समझना होगा कि यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ भी थीटा। क्यों थीटा? क्योंकि हमने भुजा बराबर लिया है, और बराबर भुजा लेने से यहाँ पे 45 होता है कि नहीं होता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखो, चूँकि पता है कि हमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री मिलना है, यानी कि a + b + c बराबर कितना, 180 डिग्री। अब a का मान थीटा है, b का मान 90 डिग्री है, और c का मान भी थीटा होगा। ये दोनों थीटा क्यों हुआ? क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण है, तो इसके सामने अगर थीटा है तो इसके सामने भी थीटा होना चाहिए, बराबर 180 डिग्री। थीटा और थीटा को जोड़ा जाए तो 2 थीटा, इन 90 को अगर उधर किया जाए तो 180 पहले से है और ये 90 घट जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, यानी कि थीटा = 90/2, यानी कि 45 हो गया। अब थीटा का मान अगर 45 डिग्री हो गया, इससे क्या पता चला कि ये कोण कितना है, 45, और ये भी कोण कितना है, 45। तो इनको आप अच्छे से समझने का प्रयास करो और लिखो। आगे देखो, अब क्लियर हो गया कि ये 45, लेकिन हमें दो भुजा पता चला है, ए बी पता चला है और बी सी पता चला है। अभी भी मुझे ए सी का मान पता नहीं है, तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम की तरफ चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अगर इनको गौर से देखो तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब यानी कि ए बी का स्क्वायर, आधार यानी कि बी सी का स्क्वायर, कर्ण यानी कि ए सी का स्क्वायर। अब लगाते हैं बुद्धि, लंब यानी कि ए का स्क्वायर, आधार यानी कि ए का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को जोड़ो तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर अगर हटता है बुआरे तो लगता है रूट, स्क्वायर अगर हटता है तो क्या लगता है, रूट लगता है। तो देखो, 2 तो बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन a निकल जाएगा, तो √2a किसका मान निकला, ए सी का। ये जो देख पा रहे हो इसका मान निकला √2a। अब क्या समझ में आया? अब ये समझ में आया कि ये एक त्रिभुज है जिसका एक न्यूनकोण 45 डिग्री है और तीनों भुजा का मान पता है। अब इनकी सहायता से हमें सब कुछ निकालना होगा। पहले ये देखो कि कर्ण इसमें कौन सा लेंगे। √2a को कर्ण अगर मानते हो तो ए सी यानी कि h का वैल्यू √2a होगा। लंब और आधार हम किसी को भी मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों तो 45 ही है। तो हम मान लेते हैं ए बी अपने आप में लंब है, तो P बराबर कितना, a, और बी सी यानी कि b और इसका भी मान कितना, a होगा, यानी कि P और B दोनों यहाँ पे समान है। अब देखो सबके लिए वैल्यू निकालते हैं। साइन 45, कॉस 45, टेन 45, सेक 45, कोसेक 45 और कॉट 45। ध्यान दें, साइन 45 किसको कहेंगे, साइन 45 मतलब P/H, और हम देख रहे हैं कि P का मान 1 है और H का मान √2a, तो a से a कैंसिल, वैल्यू कितना होगा
1/√2। cos 45 कितना होगा बोल, तो cos 45 बराबर होता है b/h, और b का मान भी तो a ही है, तो a/√2a, तो a से a कटा तो 1/√2। क्या देखने को मिला, अभी तक sin 45 और cos 45 दोनों का मान सेम मिला, और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि थीटा के किस मान के लिए sin और cos के मान दोनों बराबर होते हैं, sin और cos दोनों बराबर होते हैं, तो आंसर क्या आएगा 45 डिग्री। थीटा के किस मान के लिए sin और cos दोनों बराबर होते हैं, तो आंसर क्या आएगा 45 डिग्री। अगला है tan 45, tan 45 बराबर p/b। अब p का मान भी a और b का मान भी a, तो a से a कट गया, तो आंसर कितना आया 1। sec 45 यानी कि h/b। अब h का मान कितना √2a, अब बट्टे a, आंसर आएगा √2। cosec 45 कितना, तो h/p, h का मान कितना √2a, और p का मान फिर से यहां से एक और क्वेश्चन हो सकता है कि थीटा 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमिति में कौन कौन सी चीज़ों का वैल्यू इक्वल होता है। तो आप देख रहे हैं कि जब थीटा 45 हो तो साइन और कॉस बराबर होते हैं, और सेक और कॉसेक भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगला कॉट 45, तो टेन और कॉट भी बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो कि ये हमारा p/t कितना हुआ b, सॉरी b/p ना, b/p, तो ये a/a कट के कितना होगा 1। तो ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ है। तो देखो बोरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज चल रहा है, इनको आप लोग इग्नोर ना करें। हालांकि अगर याद करने के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन हम वीडियो को थोड़ा सा लंबा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। कोई आदमी अगर आपसे ये पूछे कि साइन 0 का मान 0 कैसे होता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सको। साइन 30 का मान 1/, इतना कैसे होता है, इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो, दे सके। इसके लिए हम इस वीडियो को इतना लंबा बना रहे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि बच्चा की अंडरस्टैंडिंग लेवल उतनी बेहतर हो जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी ना रहे, वो एक मास्टर बन जाए। मतलब क्या कि वो जिस चीज़ को पढ़ा है वो चीज़ वो दूसरे को समझा सके, ठीक ना। और इस लायक अगर आप नहीं बनते हैं तो हम समझते हैं कि पढ़ना व्यर्थ है बोरे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से हम अभी आपको बताए हैं, एक आध बार अगर इन चीज़ों का प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो तो फिर आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि सर इसमें हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोग बेसिक्स पढ़े थे, जिसमें हम लोग कई बातें सीखे थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे, उसी में और आगे देखेंगे कि और कैसा हो सकता है। हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। फिर जब कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। क्वेश्चंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है, उन सब पे हम लोग बारी बारी से अलग अलग वीडियोस में हम लोग बातें करेंगे। आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं ये दूसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, एक बार से नहीं होगा तो 2-3 बार देखिएगा। और आज का चैप्टर, आज का जो लेक्चर होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसीलिए बहुत अच्छे से आपको देखना है। और जब आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को देखोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि त्रिकोणमेट्री आपको समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप इस पूरे लेक्चर को ढंग से देखेंगे। आइए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा कि त्रिकोणमेट्री के अंतर्गत क्या पढ़ना है, जिसके नाम में ही छुपा हुआ। हमने बोला कि त्रिकोणमेट्री में मूल रूप से त्रिकोणमेट्री शब्द ही बना है मूल रूप से 3 चीजों से, ट्राइगोन और मेट्री। जहां पे हमें पता चला कि ट्राई मतलब 3 कह सकते हैं, गॉन मतलब एंगल या साइड कह सकते हैं, और फिर मेट्री मतलब मेजरमेंट। मतलब ये कि हम लोगों को किसी भी हालत में ऐसे फिगर्स के बारे में ये स्टडी करवाता है जिस फिगर में 3 एंगल हो और 3 साइड हो। इट मीन्स ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होता है। लेकिन 10th क्लास में हम लोग मूल रूप से इस ट्रायंगल के अंतर्गत राइट एंगल ट्रायंगल के विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर
के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में हम आपको ट्रायंगल के साइड और उसके एंगल्स के बीच में रिलेशन हमने आपको पढ़ा रखा है। हमने आपको बताया कि मूल रूप से त्रिकोणमिति में 6 रेशियोज तैयार किए गए, जिनका नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 रेशियोज और इनके जो साइड्स के बीच का रिलेशन होता है, एंगल्स और साइड के बीच का जो रिलेशन होता है, उनको आप याद रखिए। ये बेसिक्स है और बेसिक्स ये है इसलिए है क्योंकि ये आपका बना बनाया है, इनका कोई प्रूफ ऐसे नहीं है कि साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण ही होता है, तो साइन बराबर ही क्यों होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, इनिशियली 6 रेशियोज निकालना पड़ेगा, बाकी की हर चीजें हम प्रूफ कर देंगे आपको, ठीक ना। बट ये 6 रेशियोज जो हम आपको बताए हैं, 6 रिलेशन जो आप पढ़े हैं एंगल्स और साइड के बीच में, जिसमें हमने बताया कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बाय कर्ण। दूसरा कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार, सेक थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बट्टे आधार, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बट्टे लंब और कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे लंब। तो ये जो आपने 6 रेशियोज और 6 रेशियोज हैं जो एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन बताता है, उनको एकदम से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से सारा का सारा चीज बनेगा। और ये अगर आपको नहीं पता रहेगा तो शायद ये त्रिकोणमिति समझने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़े। इसीलिए सबसे पहला काम है ये 6 रेशियोज अपने दिमाग में एकदम से बैठा लेंगे। ओके, हालांकि ये 6 रेशियोज याद रखने के लिए हमने आपको लाल काका नाम का एक ट्रिक भी दिया था, जिनको आप आसानी से 2-3 बार प्रैक्टिस करके अपने दिमाग के अंदर एकदम से बैठा सकते हैं कि ये क्या सब होता है। आइए हम लोग इससे आगे आज बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें पिछले लेक्चर में इस बात की भी चर्चा हुई थी कि साइड जो 3 ठो होता है ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, इन तीनों साइड का एक स्पेशल नाम होता है। एक स्पेशल नाम कहने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि जितने भी ट्रायंगल होते हैं उन ट्रायंगल की सभी साइड्स को मूल रूप से साइड्स ही कहा जाता है, उस साइड्स का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता। बट जो समकोण त्रिभुज होती है उसके तीनों साइड्स का अपना एक नाम होता है। उसमें एक को हम लोग राइट लंब कहते हैं, दूसरे को आधार कहते हैं और तीसरे को कर्ण कहते हैं। हमने आपको ये भी बताया कि कैसे समझेंगे कि कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा आधार है और कौन सी भुजा कर्ण है। हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको समझाया कि अगर समकोण त्रिभुज में जो कोई भी एंगल 90 डिग्री कहलाता है, उसकी ठीक सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहेंगे, इट मींस हाइपोटेन्यूज कहेंगे। और जो एंगल हमें फाइंड करना होता है, जो कि आपको साइड्स और एंगल के बीच में जब रिलेशन फाइंड करने के लिए कहेगा, तो वहां पे एक एक्यूट यानी कि न्यून कोण आपको दे देगा और फिर उसके लिए आपको कहेगा कि बताइए साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा। तो जो एंगल फाइंड करने के लिए कहेगा, उस एंगल को देख करके हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि इस ट्रायंगल के अंतर्गत उस एंगल्स के लिए परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, मतलब क्या लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। आसानी से उन चीजों को हम फाइंड करेंगे। हमने बताया था कि जो कोण आपको पता हो, जो एंगल पता हो, उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी उसको हम लोग कहेंगे लंब, और फिर उसके बगल में जो दूसरा साइड होगा, यानी कि एक होगी कर्ण और लंब के अलावे जो तीसरा साइड होगा उसको हम लोग कहेंगे आधार। ये चीजें आप लोग अच्छे से समझ गए थे पिछले वीडियो में, और उम्मीद है कि नहीं समझे हैं तो जरूर उसको एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक वीडियो है बोरिंग, और वहीं से सारा का सारा चीज आपको हम सिखाएंगे। या फिर ये कहो कि वो समझ में नहीं आया तो फिर आगे की चीजें समझने में आपको दिक्कत होगी। आइए बच्चे, हमने आपको 4 टाइप का क्वेश्चन भी बताया था कि अगर मान लीजिए सिंपली रेशियोज एंगल और रेशियो के बीच में रिलेशन पे अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इन चीजों को हम लोग अच्छे से समझे थे। आइए आज हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि एंगल्स अगर अलग अलग देता हमको तो उस एंगल्स के लिए किसी भी रेशियोज का वैल्यू क्या क्या मिल सकता है। आज उनको हम लोग बारीकी से देखते हैं। पहले उनका हम प्रूफ देखते हैं कि कैसे साइन 0 इज इक्वल टू 0 कैसे होता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 कैसे होता है, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 कैसे होता है, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 कैसे होता है, और फिर साइन 90 इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। इन चीजों को हम लोग पहले प्रूफ देखते हैं और फिर समझते हैं, और फिर याद करने का ट्रिक भी आपको दे देंगे कि ये चीज आपको याद कैसे रहेगी, और फिर सवाल कैसे बनाना है इसके ऊपर वो भी हम आपको समझाएंगे। आइए बच्चे, आज हम लोग पहले उन चीजों को देखते हैं, समझते हैं।
जब कोण 0 डिग्री हो, इस थीटा को कौन समझेंगे बोले, इस थीटा को हम लोग कौन समझेंगे, तो जब कोण 0 डिग्री रहेगा तो उस स्थिति में हमारा वैल्यू अलग अलग रेशियोज का क्या होगा, जैसे हमसे पूछेगा कि साइन 0 का मान बताओ क्या होगा, कॉस 0 का मान बताओ क्या होगा, टेन 0 का मान बताओ क्या होगा, सेक 0 का मान बताओ क्या होगा, कॉसेक 0 का मान बताओ क्या होगा। तो इस तरह की चीजें जब हमसे पूछा जाएगा तो एक तो हमारा होता है कि चलो रट लो, बुक के अंदर लिखा हुआ है उसको रट लेते हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग अगर बेहतर नहीं रहेगी, हमारे अंदर समझ नहीं रहेगा कि ये ऐसा ही क्यों होता है और ये इतना ही क्यों होता है, तो शायद अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी इस चैप्टर के प्रति कि आखिर करते क्या हम, क्यों ऐसा ही क्यों करते हैं, इस तरह की बातें आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए आज हम लोग इन चीजों को देखेंगे। आइए, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रहता है तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे कि साइन 0 का मान कितना होगा, कॉस 0 का मान कितना होगा। तो आइए उसके लिए हम लोग सबसे पहले बातें करेंगे समकोण त्रिभुज की। क्यों? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम लोग समकोण के बारे में ही तो पढ़ते हैं, और कहाँ किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए एक समकोण ड्रॉ करते हैं। इसमें इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं और इसका नाम सी दे देते हैं। इसको जरा गौर से देखिए, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि एक भुजा के ठीक लंबवत अगर कोई दूसरी भुजा हो तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अच्छा, थीटा हमारा यहां ले लेते हैं। अब जरा गौर से देखिए, तो अभी जो थीटा है ये कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू दे रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी और इनके बीच में अगर इनको घुमाया जाए तो कुछ ना कुछ एंगल्स क्रिएट हो रही है, लेकिन हमें कह रहा है कि एंगल्स कितना होना चाहिए, एंगल्स होना चाहिए 0 डिग्री। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल्स कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। अगर एंगल्स हमारा 0 डिग्री होगा तो क्वेश्चन उठता है कि थीटा का मान 0 कब हो सकता है। थीटा का मान 0 तब हो सकता है बोले जब इस वाले साइड्स को घुमाते 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 घुमाते, मतलब जैसे जैसे इस वाले साइड्स को, यानी कि ये जो कर्ण है, इस कर्ण को जैसे जैसे हम नजदीक लाएंगे, जैसे जैसे हम नजदीक लाएंगे, वैसे वैसे ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, सॉरी, थीटा का मान घटते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इस थीटा का मान कितना हो जाएगा, इस थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा, जब ये वाला साइड इस वाले साइड्स के ऊपर गिर जाए। समझिए, जब ये वाला साइड इस वाले साइड्स के ऊपर गिर जाएगा, उस स्थिति में इसका मान धीरे 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 घटते घटते कितना हो जाएगा, 0। अब सोचने वाली बात क्या है जरा समझिएगा, जब थीटा हमारा घटते जाएगा तो ये जो हमारा AC है इसका मान भी क्या होगा, घटते जाएगा। AC का वैल्यू भी क्या होगा, घटते जाएगा, क्योंकि फाइनली हमें इसे खींच करके ऐसे लाना और कहां पे जाके पॉइंट करना, C पे पॉइंट कर देना। अगर C पे हम पॉइंट करेंगे तो उस स्थिति में जरा गौर से देखो, तो ये BC है, ये BC, और B के स्थान पे अगर A आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि BC किसके बराबर हो जाएगी, AB के बराबर हो जाएगी। तो BC इज इक्वल टू हम लिख देंगे AB। लेकिन ये कब हो रहा है बोले, जब हमारा थीटा घट रहा है, जब हमारा थीटा घट रही है, और थीटा घट के कितना हो जा रही है, 0 डिग्री हो जा रही है। जब थीटा घट के कितना हो जा रही है, 0 डिग्री। अच्छा, वैसे आपको अगर ये हम पूछें कि ये क्या चीज है, तो आपको होगी थीटा के सामने है सर, तो इसको आप लंब कह दीजिए, यानी कि AB को हम लोग लंब पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग आधार यानी कि B पढ़ने वाले हैं, और AC को कर्ण यानी कि H पढ़ने वाले हैं। सही है, AC को कर्ण यानी कि H पढ़ने वाले। अच्छा, सॉरी, ये जो हमारा BC है वो किसके बराबर हो जाएगी, AC के बराबर हो जाएगी। हमने यहाँ पे गलती लिख दिया पर BC जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, AC के बराबर हो जाएगी। कब, जब थीटा कितना डिग्री के बराबर हो जाए, थीटा 0 डिग्री के बराबर हो जाए उस समय। अब आपको पता है त्रिकोणमिति में हमारे पास 6 रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट। आइए समझते हैं कि अगर ये 0 डिग्री रहेगा तो क्या होगा। अगर हमसे कोई आदमी पूछता है कि साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री और कॉट 0 डिग्री का मान बताओ,
वैसे तो फॉर्मूला से अगर चले तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टे कर्ल यानी किसको लिख सकते हैं P अपॉन H। और वास्तव में देखो कि यहां से P किसके बराबर है, P AB के बराबर है। P किसके बराबर है, AB के बराबर है। अच्छा बोल रहे कि AB तो अब रहा नहीं, क्यों नहीं रहा AB, क्योंकि जरा गौर से देखो तो A जो है वो खिसक करके धीरे 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 घटते गया और फिर कहां पहुंच गया, B पे पहुंच गया। तो जिस समय A B के पास रहेगा तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, AB की लंबाई हो जाएगी 0। AB की लंबाई कितनी हो जाएगी 0। अगर AB की लंबाई 0 हो गई तो हम इसको यानी कि अगर हम कहते हैं कि AB अपॉन में कर्ण को क्या बोलने वाले और AC। तो गौर से देखो अगर AB का मान 0 हो जाएगा और AC का मान H रहेगा या कुछ भी रहेगा तो 0 अपॉन समथिंग तो 0 डिग्री ही होता है, यानी कि 0 ही होता है। तो इससे क्लियर हो गया कि साइन 0 का मान कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। अब cos 0 का मान सोचो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग cos 0 का मान B अपॉन H होना चाहिए, तो यहां से हम लोग B अपॉन H लिखें। अच्छा यहाँ पे B को हम क्या लिखने वाले हैं, BC लिखने वाले हैं, तो ये अपने लिए BC हो गया। और H को क्या लिखने वाले हैं, AC लिखने वाले हैं, तो ये अपने लिए AC होगा। लेकिन जब थीटा को 0 कर रहे थे तो BC और AC दोनों तो बराबर हो रहा था। जब थीटा को 0 कर रहे थे उस समय BC और AC क्या हो रहा था, बराबर हो रहा था। तो उस समय अगर BC और AC दोनों बराबर है बोले तो हम लोग क्या करने वाले हैं, BC और AC अगर बराबर है इसका मतलब BC और AC के बदले में भी BC लिखने वाले हैं, तो कट के क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो इससे क्या क्लियर हो रही है बोले, इससे ये क्लियर हो रही है कि cos 0 का मान कितना हो रहा है 1, sin 0 का मान कितना 0। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि tan 0 के लिए क्या होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B होता है, यानी कि लंब बट्टे आधार होती है। तो अगर ये लंब है तो लंब को क्या बोलने वाले हैं बोले, AB। तो यहाँ पे AB, लेकिन AB अपॉन आधार को BC बोलोगे। अच्छा लंब तो 0 हुआ है, मतलब AB का मान यहां से देखो तो कितना 0 और BC का मान पता नहीं, तो 0 बट्टे BC फिर से 0 होगा। अब थोड़ा सेक 0 के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। सेक 0 इज इक्वल टू कितना, तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बट्टे आधार। तो यहां से कर्ण यानी कि AC H अपॉन B कहो, और कर्ण यानी कि AC और आधार यानी कि BC। तो AC अपॉन BC हम लिखे हैं और हम क्या जानते हैं कि AC किसके बराबर, BC के बराबर। तो यहां से हम फिर से BC अपॉन BC कर देते हैं, क्योंकि AC की जगह पे BC करेंगे तो ये कट जाएगा, कटेगा तो कितना बचेगा 1। तो देखो हम सबका वैल्यू देख रहे हैं कि sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, tan 0 का मान 0, sec 0 का मान 1। अब cosec 0 देखते हैं, cosec 0 यानी कि H अपॉन P। लगा बुद्धि, H मतलब क्या AC, वेरी गुड, और P मतलब क्या AB, P मतलब क्या AB। तो AC को हम लोग अगर रहने दें और AB का मान रखें तो AB का मान तो 0 हो रहा है, तो समथिंग अपॉन 0 क्या देता है वो है इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी। अब cot 0 के बारे में सोचो, B अपॉन P होता है, B यानी कि BC और P यानी कि AB। अब बताओ BC और AB को 0 अगर कहते हैं तो ये अपने लिए कितना मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो क्या सीखे हम लोग ये सीखे कि अगर मान लीजिए जिस समय हमको कोई आदमी कहेगा कि थीटा 0 डिग्री होगा तो सबके लिए मान कितना कितना होता है, तो ध्यान रखिए sin 0 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, tan 0 का मान 0 होता है, sec 0 का मान 1 होता है, cosec 0 का मान इन्फिनिटी और cot 0 का मान भी इन्फिनिटी होता है। लेकिन ये निकला कैसे, इसके मैकेनिज्म को फिर से समझिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने क्या बोला कि हम सब आदमी त्रिकोणमिति में काम किसके ऊपर करता है, समकोण त्रिभुज के ऊपर करता है। अगर समकोण त्रिभुज के ऊपर काम करता है तो ये 0 डिग्री, ये अगर मान लो पहले से थीटा है तो इस थीटा के लिए ये लंब होगा, ये आधार हो गया और ये क्या होगा कर्ण। लेकिन इस थीटा को घटा के हमें कितना पे लाना है 0 डिग्री। तो जरा सोचिए कि थीटा अगर घटते जाएगा मतलब क्या कि ये वाला साइड अगर नीचे की तरफ आते जाएगा तो एक समय BC के ऊपर ये AC पर जाएगा, ये BC जो है ना इसी के ऊपर ये खींच करके कहाँ कौन आ जाएगा
ए बी बी सी आ जाएगा। देखो ये कैसे आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसे आ रहा है। ये हमारा मान लो ऐसा था, तो ये खींच करके किसी समय यहाँ पे आएगा, फिर किसी समय ये यहाँ पे आएगा, फिर किसी समय ये यहाँ पे आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल इस पे आ जाएगा। तो जिस समय ये इस पे आएगा उस समय ये और ये दोनों एक ही लाइन पे रहेगा और दोनों की वैल्यू भी बराबर हो जाएगी, तब एंगल हमारा कितना 0। और फिर ये चीज तो रहेगा ही नहीं क्योंकि ये हमारा खत्म हो जाएगा। ए बी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। और इसी मैकेनिज्म का उपयोग करके, इसी तरह के टेक्निक का उपयोग करके हमने आपको सिखाया कि sin 0, cos 0, tan 0, sec 0, cosec 0 और फिर cot 0 का मान कैसे निकालेंगे और कितना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज याद रहेगी। आइए बच्चे, अब इसी ट्रायंगल के अंदर 0 डिग्री ना लेकर के 90 डिग्री के बारे में आपको समझा रहा है कि 90 डिग्री के लिए क्या सब होता है। समझो 90 डिग्री कब होगा बोले, जब ये वाला लाइन जो है, ये लाइन आप देख पा रहे हो, ये लाइन कहीं ना कहीं उठते जाएगा और ये अगर उठेगा तो कहीं ना कहीं ये खिसकेगा और ये हमारा खिसकते 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 खिसकते। देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होगा 90 डिग्री बनाने का, थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। ये पहले से मान लो थीटा है और ये लगाते हैं बुद्धि, ये ए, ये बी और ये सी। अभी क्या है थीटा। अच्छा 90 डिग्री बनाने के लिए इस एंगल को बढ़ना होगा, जैसे 0 बनने के लिए घटता गया तो 0 बन गया, वैसे 90 बनने के लिए ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो जब ये बढ़ेगा तो स्वाभाविक है ये भी इसके नजदीक जाएगा। ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं जिसको आप लंब कहते हो, ये धीरे धीरे क्या होगा बढ़ेगा। कहने का मतलब किसी समय ये उठ करके यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो उस समय ये हमारा घट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, एंगल बढ़ गया। किसी समय और भी मान लो ये इनको बढ़ाना होगा तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, अब ये घट के यहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये ए बी जो है ना वो घटते जा रहा है घटते जा रहा है। जिस समय ये बी कहाँ पहुंच जाएगा सी पे, जिस समय ये बी कहां पहुंच जाएगा सी पे, उस समय जरा बुद्धि लगाइए कि जिस समय बी हमारा सी पे पहुंच जाएगा उस समय ये एसी जो है ना वो एकदम से सीधा हो जाएगा। उस समय एसी हमारा क्या होगा सीधा हो जाएगा, और लेकिन बी हमारा कहां पहुंच जाएगा सी पे। तो पहले तो बीसी की कुछ लंबाई थी, थीटा जब 90 डिग्री हो गया तो बीसी 0 के बराबर हो गई। बीसी किसके बराबर हो गई 0 के बराबर, ठीक ना। अच्छा इस बार कौन घट रहा था जरा सोच के देखिए, थीटा यहाँ पे घट रहा है कि थीटा बढ़ रहा है। थीटा को हम बढ़ा रहे हैं, थीटा को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो भैया कौन सा चीज बढ़ रहा है, ये एसी का वैल्यू बढ़ रहा है। सही है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, एसी का वैल्यू बढ़ रहा। अच्छा बीसी हमारा किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो आप देख पा रहे हो एसी, क्या ये है ना, ये ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी एसी के बराबर। तो यहां से ए बी जो है वो एसी के बराबर हो जाएगी, लेकिन कब, जब थीटा कितना डिग्री हो 90 डिग्री। अब सब में हम लोग 90 डिग्री निकालेंगे, देखते जाइए, हम इनको मिटा देते हैं। हमारे ए बी अपॉन कितना था एसी था, बीसी अपॉन एसी था। देखते जाइए, इस मैकेनिज्म को समझिएगा। हमें 90 डिग्री चाहिए, अब और 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी कितना 90 डिग्री। अब बुद्धि लगाते हैं हम लोग, जब हम लोग देख रहे हैं कि साइन 90 का वैल्यू निकालना है तो ए बी अपॉन ए सी, लेकिन जब 90 डिग्री होता है तो ए बी किसके बराबर एसी के बराबर। क्यों, क्योंकि ये चीज बढ़ते 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 किसके पास पहुंच जाएगा एसी के पास पहुंच जाएगा। तो ए बी अपॉन ए सी दोनों बराबर है, तो ए बी और ए सी चूंकि ए बी के बराबर है तो ए सी के बदले में ए बी लिख देंगे, ये कट के कितना होगा 1। क्या समझ में आ रहा कि साइन 90 का वैल्यू कितना 1। अभी देखो कॉस 90 का वैल्यू निकालेंगे, तो ये cos 90 यानी कि BC अपॉन AC, BC कितना BC 0, तो 0 अपॉन AC, 0 में किसी भी चीज से भागा दो तो आंसर क्या मिलने वाला 0। tan 90 की वैल्यू की अगर बात करें तो AB अपॉन BC है, AB अपॉन BC, तो AB अपॉन BC, BC का मान मुझे पता है यहाँ पे 0, तो ये देखो AB अपॉन 0, और 0 से किसी भी चीज में भागा देने का क्या मीनिंग हुआ इन्फिनिटी। किसी भी चीज में 0 से भागा देंगे तो क्या मिलेगा बोले इन्फिनिटी। आगे सुनो, सेक 90 इज इक्वल टू H अपॉन B है,
और AC अपॉन BC। तो गौर से देखिए, तो AC और BC, AC का तो वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन BC का वैल्यू पता है कि वो 0 है। तो फिर से हम AC अपॉन कितना लिखेंगे, 0। और AC अपॉन 0 क्या मिलने वाला है, इंफिनिटी मिलने वाला है। फिर देखो कॉसेक 90, कॉसेक 90 किसके बराबर, AC अपॉन AB के बराबर। AC किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो हम इस AC के बदले में AB लिख देंगे। तो ये AB अपॉन AB कट के कितना होगा बोरे, 1। और कॉट 90 का वैल्यू कितना, कॉट 90 का वैल्यू होगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। तो BC का वैल्यू तो मुझे पता है, BC का वैल्यू 0 है, तो 0 अपॉन AB कितना होगा बोले, 0। तो इस प्रकार से आप देखिए, तो साइन 90 कितना 1, कॉस 90 कितना 0, टेन 90 इंफिनिटी, सेक 90 इंफिनिटी, कॉसेक 90 1 और कॉट 90 0। ठीक ना। तो अब हम लोग दो चीजें समझ गए। कौन कौन सा चीज समझ गए, हम लोग समझ गए कि 0 के लिए वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे और 90 के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक आध बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग कोई चीज को रटते हैं और कोई चीज को समझते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि समझी हुई चीजें ज्यादा दिन तक रहती है और ज्यादा आपके अंदर एक एनर्जी भरता बोले, और आपके अंदर विश्वास भी उतना ही अधिक बढ़ता है। इसीलिए आप एक आध बार प्रैक्टिस करके इन चीजों को सीखो। हम चाहते तो 2 मिनट के अंदर इसको रटवा सकते थे, याद करवा सकते थे, और वो हम लास्ट में करवाएंगे भी, आपको ट्रिक दे करके चीजें याद करवाएंगे। लेकिन पहले हमारे पास जो समझने की जो तौर तरीके हैं, उस तरीके से हम पहले चीजों को जब समझ जाते हैं, तो खैर रटने के बाद भी वो चीजें लगता है कि नहीं ये चीजें होता है, इसीलिए हम ये रट रहे हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिए।